अज्ञेय नई कविता प्रयोग के आयाम निबंध तार सप्तक की भूमिका प्रस्तुत करते समय इन पंक्तियों के लेखक में जो उत्साह था उसमें संवेदना की तीव्रता के साथ निसंदेह अनुभवहीनता का साहस भी रहा हो गई है। ऐसा हम नहीं मानना चाहते, किंतु इसमें संदेह नहीं कि अनुभव ने नए कवियों का संकलन प्रस्तुत करते समय दुविधा में पड़ना सिखा दिया है। यही नहीं कि तीसरा सप्तक के कवियों की संग्रहित रचनाओं के बारे में हम उससे कम आश्वस्त या उनकी संभावनाओं के बारे में कम आशामय है जितना उस समय तार सप्तक के कवियों के बारे में थे, बल्कि एक सीमा तक इससे उल्टा ही सच होगा। हम समझते हैं कि तीसरा सप्तक के कवि अपने अपने विकास क्रम में अधिक परिपक्व और मंझे हुए रूप में ही पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं। भविष्य में इनमें से कौन कितना और आगे बढ़ेगा, यह या तो ज्योतिषियों का क्षेत्र है या स्वयं उनके अध्यवसाय का। तीसरा सप्तक के कवि भी एक मंजिल तक पहुंचे हो या एक ही दिशा में चले हों या अपनी अलग दिशा में भी एक सी गति से चले हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। निसंदेह तार सप्तक में भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संग्रहित कवि सब अपनी अपनी अलग राह का अन्वेषण कर रहे हैं। दुविधा और संकोच का कारण दूसरा है। तार सप्तक के कवि अपनी रचना के ही प्रारंभिक युग में नहीं, एक नई प्रवृत्ति की प्रारंभिक अवस्था में सामने आए थे। पाठक के सम्मुख उनके कृतित्व की माप जोख करने के लिए कोई बने बनाए मापदंड नहीं थे। उनकी तुलना भी पूर्ववर्ती या समवर्ती दिग्गजों से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि तुलना के कोई आधार ही अभी नहीं बने थे। इसलिए जहां उनकी स्थिति झारखंड की झाड़ी पर अप्रत्याशित फूले हुए वन कुसुम की सी अकेली थी, वहां उन्हें यह भी सुविधा थी कि अब वह परिस्थिति नहीं है। द्विवेदी काल के श्री मैथिली शरण गुप्त या छायावादी युग के श्री निराला जैसा कोई शलाका पुरुष नई कविता ने नहीं दिया है, न उसे अभी इतना समय ही मिला है। फिर भी तुलना के लिए और नहीं तो पहले दोनों सप्तकों के कवि तो हैं ही, और परंपराओं की कुछ लीकें भी बन गई हैं। पत्र पत्रिकाओं में नई कविता ग्राह्य हो गई है। संपादकगण चाहे आतंकित होकर ही उसे अधिकाधिक छापने लगे हैं, और उसकी अपनी भी अनेक पत्रिकाएं और संकलन पुस्तिकाएं निकलने लगी हैं। उधर उसकी आलोचना भी छपने लगी है, और धुरंधर आलोचकों ने भी उसके अस्तित्व की चर्चा करना गवारा किया है, चाहे अधिकतर भर्त्सना का निमित्त बनाकर और कृतिकारों। दूसरों शब्दों में परिस्थिति की मांग यह है कि कविगण स्वयं एक दूसरे के आलोचक बनकर सामने आवे। पूर्वाग्रह से मुक्त होना हर समय कठिन है, फिर अपने ही समय की उस प्रवृत्ति के विषय में जिससे आलोचक स्वयं संबद्ध है तटस्थ होना और भी कठिन है। फिर जब समीक्षक एक ओर यह भी अनुभव करे कि वह प्रवृत्ति विरोधी वातावरण से घिरी हुई है और सहानुभूति ही नहीं समर्थन और वकालत भी मांगती है, तब उसकी कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। लेकिन फिर भी नई कविता अगर इस काल की प्रतिनिधि और उत्तरदायी रचना प्रवृत्ति है और समकालीन वास्तविकता को ठीक ठीक प्रतिबिंबित करना चाहती है, तो स्वयं आगे बढ़कर यह त्रिगुण दायित्व ओढ़ लेना होगा। कृतिकार के रूप में नए कवि को साथ साथ वकील और जज दोनों होना होगा, और संपादक होने पर साथ साथ अभियोक्ता भी। तीसरा सप्तक के संपादन की कठिनाई के मूल में यही परिस्थिति है। तार सप्तक एक नई प्रवृत्ति का पैरवीकार मांगता था, इससे अधिक विशेष कुछ नहीं। तीसरा सप्तक तक पहुंचते न पहुंचते प्रवृत्ति की पैरवी अनावश्यक हो गई है, और कवियों की पैरवी का तो सवाल ही क्या है। इस बात का अधिक महत्व हो गया है कि संकलित रचनाओं का मूल्यांकन संपादक स्वयं न भी करे तो कम से कम पाठक की इसमें सहायता अवश्य करे। नई कविता की प्रयोगशीलता का पहला आयाम भाषा से संबंध रखता है। निस्संदेह है जिसे अब नई कविता की संज्ञा दी जाती है, वह भाषा संबंधी प्रयोगशीलता को वाद की सीमा तक नहीं ले गई है, बल्कि ऐसा करने को अनुचित भी मानती रही है। यह मार्ग प्रपद्यवादी ने अपनाया, जिसने घोषणा की चीजों का एकमात्र नाम होता है, और वह प्रपद्यवादी कवि प्रयुक्त प्रत्येक शब्द और छंद का स्वयं निर्माता है। नई कविता के कवि को इतना मानने में कोई कठिनाई न होती
कि कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का संपूर्ण पर्याय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक शब्द के अपने वाच्यार्थ के अलावा अलग अलग लक्षणाएं और व्यंजनाएं होती हैं, अलग संस्कार और ध्वनियां। किंतु प्रत्येक वस्तु का अपना एक नाम होता है। इस कथन को उस सीमा तक ले जाया जा सकता है जहां की भाषा का एक नया रहस्यवाद जन्म ले और अल्लाह के 99 नामों से परे उसके अनिर्वचनीय 100वें नाम की तरह हम प्रत्येक वस्तु के 100वें नाम की खोज में डूब जाएं। भाषा संबंधी यह 99 का फेर प्रेषणीयता का और इसलिए भाषा का भी बहुत बड़ा शत्रु हो सकता है। शब्द अपने आप में संपूर्ण या आत्यंतिक नहीं है। किसी शब्द का कोई स्वयंभूत अर्थ नहीं है। अर्थ उसे दिया गया है। वह संकेत है जिसमें अर्थ की प्रतिपत्ति की गई है। एकमात्र उपयुक्त शब्द की खोज करते समय हमें शब्दों की यह तदर्थता नहीं भूलनी होगी। वह एकमात्र इसी अर्थ में है कि हमने प्रेषण को स्पष्ट, सम्यक और निभ्रम बनाने के लिए नियत कर दिया है कि शब्द रूपी अमुक एक संकेत का एकमात्र अभिप्रेत क्या होगा। यहाँ यह मान ले कि शब्द के प्रति यह नई और कह लीजिए मानववादी दृष्टि है, क्योंकि जो व्यक्ति शब्द का व्यवहार करके शब्द से यह प्रार्थना कर सकता था कि अनजाने उसमें बसे देवता के प्रति कोई अपराध हो गया हो तो देवता क्षमा करे, वह इस निरूपण को स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं मान सकता कि शब्द में बसने वाला देवता कोई दूसरा नहीं है, स्वयं मानव ही है जिसने उसका अर्थ इतिहास की गति में मिल गए हैं। उन्हें मानव के दिए हुए कहना इस अर्थ में सही नहीं है कि उनमें मानव का संकल्प नहीं था, फिर भी वे मानव द्वारा व्यवहार के प्रसंग में ही शब्द को मिले हैं और मानव से अलग अस्तित्व नहीं रखते पा सकते थे। किंतु एकमात्र सही नाम वाली स्थापना को इस तरह मर्यादित करने का यह अर्थ नहीं है कि किसी शब्द का सर्वत्र सर्वदा सभी के द्वारा ठीक एक ही रूप में व्यवहार होता है, बल्कि यह तो तभी होता जबकि वास्तव में एक चीज का एक ही नाम होता और एक नाम की एक ही चीज होती। प्रत्येक शब्द का प्रत्येक समर्थ उपयोक्ता उसे नया संस्कार देता है। इसी के द्वारा पुराना शब्द नया होता है, यही उसका कल्प है। इसी प्रकार शब्द वैयक्तिक प्रयोग भी होता है और प्रेषण का माध्यम भी बना रहता है, दुरूह भी होता है और बोधगम्य भी, पुराना परिचित भी रहता है और स्फूर्तिप्रद अप्रत्याशित भी। नए कवि की उपलब्धि और देन की कसौटी इसी आधार पर होनी चाहिए। जिन्होंने शब्द को नया कुछ नहीं दिया है, वे लीक पीटने वाले से अधिक कुछ नहीं है, भले ही जो लीक वह पीट रहे हैं वह अधिक पुरानी ना हो। और जिन्होंने उसे नया कुछ देने के आग्रह में पुराना बिल्कुल मिटा दिया है, वे ऐसे देवता है जो भक्त को नया रूप दिखाने के लिए अंतर्धान ही हो गए हैं। कृतित्व का क्षेत्र इन दोनों सीमा रेखाओं के बीच में है। यह ठीक है कि बीच का क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसमें कोई इस छोर के निकट हो सकता है तो कोई उस छोर के। दुरूहता अपने आप में कोई दोष नहीं है, न अपने आप में इष्ट है। इस विषय को लेकर झगड़ा करना वैसा ही है जैसा इस चर्चा में कि सुराही का मुंह छोटा है या बड़ा, यह न देखना कि उसमें पानी भी है या नहीं। प्रयोक्ता के सम्मुख दूसरी समस्या संप्रेष्य वस्तु की है। ये बात कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि काव्य का विषय और काव्य की वस्तु कंटेंट अलग अलग चीजें हैं, पर जान पड़ता है कि इस पर बल देने की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल संभव है कि हम काव्य के लिए नए से नया विषय चुनें पर वस्तु उसकी पुरानी ही रहे, जैसे ये भी संभव है कि विषय पुराना रहे पर वस्तु नई हो। निस्संदेह देशकाल की संक्रमणशील परिस्थितियों में संवेदनशील व्यक्ति बहुत कुछ नया देखे, सुने और अनुभव करेगा, और इसीलिए विषय में नएपन के विचार का भी अपना स्थान है ही। पर विषय केवल नए हो सकते हैं, मौलिक नहीं। मौलिकता वस्तु से ही संबंध रखती है। विषय संप्रेष नहीं, वस्तु संप्रेष है। नए या पुराने भी विषय की, कवि की संवेदना पर प्रतिक्रिया और उससे उत्पन्न सारे प्रभाव जो पाठक, श्रोता, ग्राहक पर पड़ते हैं, और उन प्रभावों को संप्रेष्य बनाने में कवि का योग जो संपूर्ण चेतन भी हो सकता है, अंशता चेतन भी और संपूर्णतया अवचेतन भी। मौलिकता की कसौटी का यही क्षेत्र है। यही कवि की शक्ति और प्रतिभा का भी क्षेत्र है, क्योंकि यही कवि मानस की पहुंच और उसके सामर्थ्य का क्षेत्र है। कहाँ तक कवि नई परिस्थिति को स्वायत्त कर सकता है। आयत्त करने में रागात्मक प्रतिक्रिया भी और तज्जन्य बुद्धि व्यापार भी है, जिसके द्वारा कवि संवेदना का पुतला भर न बना रहकर उसे वश करके उसी के सहारे उससे ऊपर उठकर
उसे संप्रेष्य बनाता है। इसी से हम निश्चय करते हैं कि वह कितना बड़ा कवि है, और फिर संप्रेषण के साधनों और तंत्र टेक्निक के उपयोग की पड़ताल करके यह भी देख सकते हैं कि वह कितना सफल कवि है। पर इस पक्ष को अभी छोड़ दिया जाए। यहाँ स्वीकार किया जाए कि नए कवियों में ऐसों की संख्या कम नहीं है जिन्होंने विषय को वस्तु समझने की भूल की है और इस प्रकार स्वयं भी पथभ्रष्ट हुए हैं, और पाठकों में नई कविता के बारे में अनेक भ्रांतियों के कारण बने हैं। लेकिन नकलजियों से सावधान की चेतावनी असली माल वाले प्रायः नहीं देते। या तो वे देते हैं जिन्हें स्वयं अपने माल की असलियत के बारे में कुछ खटका हो, या फिर वे दे सकते हैं जो स्वयं माल लेकर उपस्थित नहीं है और केवल पहरा दे रहे हैं। अर्थात कवि स्वयं चेतावनी नहीं देते। ये काम आलोचकों, अध्यापकों और संपादकों का है। ये भी उन्हीं का काम है कि नकली के प्रति सावधान करते हुए असली की साख भी न बिगड़ने दे। ऐसा न हो कि नकली से धोखा खाने के डर से सारा कारोबार ही ठप हो जाए। इस वर्ग ने ये काम नहीं किया है, ये सखेत स्वीकार करना होगा। बल्कि कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि नकलची कवियों से कहीं अधिक संख्या और अनुपात नकली आलोचकों का है। धातु उतना खोटा नहीं है जितनी की कसौटियां ही छूटी है। इतनी अधिक छोटी मोटी अमेच्योर और इमेच्योर साहित्य पत्रिकाओं का निकलना, जबकि जो 2-4 सामान्य पत्रिकाएं हैं वे सामग्री की कमी से क्षयग्रस्त हो रही है। इसी बात का लक्षण है कि यह वर्ग अपने कर्तव्य से कितना च्युत हुआ है। यह ठीक है कि ऐसे छोटे छोटे प्रयास एक आस्था की घोषणा करते हैं और इस प्रकार एक शक्ति चाहे कितनी स्वल्प के लक्षण है, पर यह भी उतना ही सच है कि इस प्रकार व्यापक, पुष्ट और दृढ़ आधार वाले मूल्यों की उपलब्धि और प्रतिष्ठा का काम क्रमशः कठिनतर होता जाता है। पर नकलची हर प्रवृत्ति के रहे हैं, और जिनका भंडाफोड़ अपने समय में नहीं हुआ उन्हें पहचानने में फिर समय की दूरी अपेक्षित हुई है। अधिक दूर न जाएं तो द्विवेदी युग में नकलचियों की कमी रही, न छायावाद युग में, और न ही यदि इसी संदर्भ में उनका उल्लेख भी उचित हो, जितनी उपलब्धि भी प्रयोगवादी संप्रदाय से विशेष अधिक नहीं रही जान पड़ती। प्रगतिवाद ने कम नकलची पैदा किए। हमें किसी भी वर्ग में उनका समर्थन या पक्ष पोषण नहीं करना है, पर यह मांग भी करनी है कि उनके अस्तित्व के कारण मूल्यवान की उपेक्षा न हो, असली को नकली से न मापा जाए। शिल्प, तंत्र या टेक्निक के बारे में भी 2 शब्द कहना आवश्यक है। इन नामों की इतनी चर्चा पहले नहीं होती थी, पर वह इसीलिए कि इन्हें एक स्थान दे दिया गया था। इससे उलझी परिस्थिति और भ्रामक हो गई है। वास्तव में नई कविता ने कभी अपने को शिल्प तक सीमित रखना नहीं चाहा, न वैसी सीमा स्वीकार की। उस पर यह आरोप उतना ही निराधार था जितना दूसरी ओर यह दावा कि केवल प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक चेतना है और तही नहीं। यह मानने में कोई कठिनाई न होनी चाहिए कि प्रगतिवाद सबसे अधिक समाजाग्रही रहा है, पर केवल इसी से यह नहीं प्रमाणित हो जाते उस वाद के कवियों में गहरी सामाजिक चेतना है, या कि जैसी है वही उसका स्वस्थ रूप है। उसकी पड़ताल प्रत्येक कवि में अलग करनी ही होगी। खैर, यहाँ पुराने झगड़ों को उठाना अभीष्ट नहीं है। कहना यह है कि नया कवि नई वस्तु को ग्रहण और प्रेषित करता हुआ शिल्प के प्रति कभी उदासीन नहीं रहा है, क्योंकि वह उसे प्रेषण से काटकर अलग में ही करता है। नई शिल्प दृष्टि उसे मिली है। यह दूसरी बात है कि वह सब में एक सी गहरी न हो, या सब देखे पथ पर एक सी समगति से न चल सके हों। यहाँ फिर मूल्यांकन से पहले ये समझना आवश्यक है कि यह नई दृष्टि क्या है और किधर चलने की प्रेरणा देती है। संकलित कवियों के विषय में अलग अलग कुछ कहना कदाचित उनके और पाठक के बीच व्यर्थ एक पूर्वाग्रह की दीवार खड़ा करना होगा। एक बार फिर इतना ही कहना अलम होगा कि ये कवि किसी एक संप्रदाय के नहीं है, न सबकी साहित्यिक मान्यताएं एक है, न सामाजिक न राजनीतिक, न ही उनकी जीवन दृष्टि में ऐसी एक रूपता है। भाषा, छंद, विषय, सामाजिक प्रवृत्ति, पाछांदिक आग्रह या क्रम की दृष्टि से प्रत्येक की स्थिति और दिशा अलग हो सकती है। कोई इस छोर के निकट पाया जा सकता है, कोई उस छोर के बाएं, कोई पीछे। न ऐसा वैषम्य बहिष्कार का,
संकलनकर्ता ने पहले भी इस बात को महत्व नहीं दिया है कि संकलित कवियों के विचार कहाँ तक उसके विचारों से मिलते हैं, क्योंकि उसका आग्रह रहा है कि काव्य के आस्वादन के लिए इससे ऊपर उठ सकना चाहिए और उठना चाहिए। सप्तकों की योजना का यही आधारभूत विश्वास है। प्रयोजनीय यह है कि संकलित कवियों में अपने कवि कर्म के प्रति गंभीर उत्तरदायित्व का भाव हो, अपने उद्देश्यों में निष्ठा और उन तक पहुंचने के साधनों के सदुपयोग की लगन हो। जहां प्रयोग हो वहां कवि मानता हो कि वह सत्य का ही प्रयोग होना चाहिए। यो काव्य में सत्य, क्योंकि वस्तु सत्य का रागाश्रित रूप है, इसलिए उसमें व्यक्ति वैचित्र्य की गुंजाइश तो है ही, बल्कि व्यक्ति की छाप से युक्त होकर ही वह काव्य का सत्य हो सकता है। क्रीड़ा और लीला भाव भी सत्य हो सकते हैं। जीवन की ऊर्जुता भी उन्हें जन्म देती है और संस्कारिता भी। देखना यह होता है कि वह सत्य के साथ खिलवाड़ या फ्लर्टेशन मात्र न हो। इन कवियों के एकत्र पाए जाने का आधार यही है। ऐसा दावा नहीं है कि जिस काल या पीढ़ी के ये कवि है उसके यही सर्वोत्कृष्ट या सबसे अधिक उल्लेख्य कवि है। दो एक और आमंत्रित होकर भी इसलिए रह गए कि वे स्वयं इसमें आना नहीं चाहते थे, चाहे इसलिए कि दूसरे कवियों का साथ उन्हें पसंद नहीं था, चाहे इसलिए कि संपादक का संपर्क उन्हें अप्रीतिकर या हेय लगा, चाहे इसलिए कि वे अपने को पहले ही इतना प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मानते थे कि नए कवियों के साथ आने में उन्होंने अपनी हेठी या अपना अहित समझा। एक इसलिए रह गए कि उनकी स्वीकृति के बावजूद 2 वर्ष के परिश्रम के बाद भी उनकी रचनाएं न प्राप्त हो सकी। एक दो इसलिए भी छोड़ दिए गए कि एकाधिक स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित हो चुकने के कारण उनका ऐसे संकलन में आना अनावश्यक हो गया था। स्मरण रहे कि मूल योजना यही थी कि सप्तक ऐसे कवियों को सामने लाएंगे जिनके स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित नहीं हुए हैं और जो इस प्रकार भी नए से पहले ये समझना आवश्यक है कि ये नई दृष्टि क्या है और किधर चलने की प्रेरणा देती है। संकलित कवियों के विषय में अलग अलग कुछ कहना कदाचित उनके और पाठक के बीच व्यर्थ एक पूर्वाग्रह की दीवार खड़ा करना होगा। एक बार फिर इतना ही कहना अलम होगा कि ये कवि किसी एक संप्रदाय के नहीं है, न सबकी साहित्यिक मान्यताएं एक है, न सामाजिक न राजनीतिक, न ही उनकी जीवन दृष्टि में ऐसी एक रूपता है। भाषा, छंद, विषय, सामाजिक प्रवृत्ति, पाचांदिक आग्रह या क्रम की दृष्टि से प्रत्येक की स्थिति और दिशा अलग हो सकती है। कोई इस छोर के निकट पाया जा सकता है, कोई उस छोर के बाएं, कोई पीछे। न ऐसा वैषम्य बहिष्कार का संकलनकर्ता ने पहले भी इस बात को महत्व नहीं दिया है कि संकलित कवियों के विचार कहाँ तक उसके विचारों से मिलते हैं, क्योंकि उसका आग्रह रहा है कि काव्य के आस्वादन के लिए इससे ऊपर उठ सकना चाहिए और उठना चाहिए। ही इतना प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मानते थे कि नए कवियों के साथ आने में उन्होंने अपनी हेठी या अपना अहित समझा। एक इसलिए रह गए कि उनकी स्वीकृति के बावजूद 2 वर्ष के परिश्रम के बाद भी उनकी रचनाएं न प्राप्त हो सकी। एक दो इसलिए भी छोड़ दिए गए कि एकाधिक स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित हो चुकने के कारण उनका ऐसे संकलन में आना अनावश्यक हो गया था। स्मरण रहे कि मूल योजना यही थी कि सप्तक ऐसे कवियों को सामने लाएंगे जिनके स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित नहीं हुए हैं और जो इस प्रकार भी नए ही इतना प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मानते थे कि नए कवियों के साथ आने में उन्होंने अपनी हेठी या अपना अहित समझा। एक इसलिए रह गए कि उनकी स्वीकृति के बावजूद 2 वर्ष के परिश्रम के बाद भी उनकी रचनाएं न प्राप्त हो सकी। एक दो इसलिए भी छोड़ दिए गए कि एकाधिक स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित हो चुकने के कारण उनका ऐसे संकलन में आना अनावश्यक हो गया था। स्मरण रहे कि मूल योजना यही थी कि सप्तक ऐसे कवियों को सामने लाएंगे जिनके स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित नहीं हुए हैं और जो इस प्रकार भी नए